नमस्कार। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है, देश में नई नई योजनाएं आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नए नए रेगुलेटरी अथॉरिटीज, नए नए कानून, नए नए आयोग भी बनाने की जरूरत हो रही है। हालांकि चूंकि एक एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है तो दूसरी एजेंसी उसके लिए बना दी जा रही है, वो एक अलग विषय है। उसी तरह से एक रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक रेरा नाम का कानून देश में 2016 में आया और इस कानून के अनुसार हर स्टेट को अपना अपना रेरा बनाना था। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2016 में रूल्स के रूप में गवर्नर ने इसको लागू कर दिया और मई 2017 में रेरा अथॉरिटी बना दी गई। अब थोड़ी देर के लिए रेरा है क्या? रेरा सारे कोई भी ऐसी जगह जो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो, वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो रेरा के अंडर आती है। अगर उसको कोई बना के आगे बेचने की बात कर रहा है, मतलब इफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बेचने की बात होती है तो उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, वो चाहे सरकारी प्राधिकरण हो जैसे एलडीए, जीडीए, एडीए या कोई भी हो, या आवास विकास, ये सब इससे कवर हो रहे हैं। उसमें सरकार का ये कहना है ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जहां पे 60% से कम रजिस्ट्री या पोजीशन दिया गया हो, वो सब रेरा में आ जाएंगे। 60% से ऊपर है तब तो नहीं है, आगे के तो फ्यूचर के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी जहां पे 60% से कम का रजिस्ट्री हुई हो, वो सब रेरा के अंदर आ रहे हैं। अब रेरा रेगुलेट क्या क्या करेगा ये समझ लीजिए। रेरा रेगुलेट करेगा, उसमें प्रोजेक्ट प्लान होगा, लेआउट होगा, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स कब हैं ये दिखाया जाएगा, लैंड की टाइटल की स्टेटस क्या है वो दिखाया जाएगा, उसका सब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है। जैसे जो ज्यादातर अथॉरिटीज हैं, जैसे लखनऊ के लिए बता दूं, ये अपने सारे प्रोजेक्ट्स को कोई एलएनटी बनाता है, कोई कुछ अलग अलग संस्थाएं इसको बनाती हैं, तो उनका सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो भी देना होगा और शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन देना होगा। बड़ा कानून है, अलग अलग उसकी वो व्यवस्थाएं हैं, और अगर लेट हो रहा है तो उसमें जो अलॉटी है उसको क्या क्या मिलेगा, अलॉटी के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो भी होगा। और एक ऐसी बात जो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, ये जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, जो हर गली हर मोहल्ले में बोर्ड लगा के रियल एस्टेट एजेंट हैं, इनको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो एक तरह से ये इनके ऊपर भी एक कोई रेगुलेशन हो रहा है और वो ठीक चीज है, क्योंकि आज हर तीसरा चौथा आदमी हर एक जगह रियल एस्टेट एजेंट बन गया है, तो उनके ऊपर भी एक थोड़ा रेगुलेशन होगा। बाकी जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके ऊपर तो है ही, और अलॉटीज के भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके साथ ही साथ ये जो अथॉरिटी है उसके कुछ ऑफिस बेयरर्स भी हो रहे हैं। अब रेरा अथॉरिटी में अपॉइंटमेंट्स भी होने हैं। मई 2017 में आ गया, लेकिन कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग थे वही एडिशनल चार्ज की तरह से इसके चेयरमैन फंक्शन कर रहे थे। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत से जो खास करके हाउसिंग सेक्टर में जो लोग अपना घर अलॉट करा के घूम रहे हैं मारे, वो एक बड़ा स्कैम चल रहा है हर जगह, उसके लिए इंपॉर्टेंट था। और फिर जब ये लोग कुछ लोग कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट के कहने के बाद सरकार कुछ हरकत में आई। हाई कोर्ट ने कहा कि 15 जुलाई तक इसको कंप्लीट करिए इस प्रोसेस को, क्योंकि इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी समझ लीजिए, और वो भी इंटरेस्टिंग है। इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले एक सर्च कमेटी बनाती है, वो किसी भी बड़े अपॉइंटमेंट की तरह इसमें भी सर्च कमेटी बनती है। अब सर्च कमेटी में कौन कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये तो हो गया सर्च कमेटी। किसकी किसकी सर्च करनी है? मिनिमम एक चेयरमैन प्लस मिनिमम दो मेंबर्स। अब ये जब सर्च कमेटी बन जाती है तो ये एप्लीकेशन इनवाइट करती है, तो लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप अपने को अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद सर्च कमेटी उसको देखती है कि सब मापदंड ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उसमें मापदंड लिखे हुए हैं। उसमें मापदंड लिखा हुआ है कि जैसे एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, एक टेक्निकल मेंबर होना चाहिए,
जो भी चेयरपर्सन या वो बने उसके पास असल में उन्होंने क्या किया है कि डिजाइन हुआ है वो लगता है केवल आईएएस को देख के, तो वो अर्बन डिपार्टमेंट में हो, प्लानिंग में हो, इंडस्ट्री में हो, वो उस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। लेकिन मूल रूप से अर्बन डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 से 15 साल का, 15 साल का मेंबर के लिए 20 साल का, इस तरह के क्वालिफिकेशंस हैं। तो वो सब उसको वेट करके ये जो सर्च कमेटी है ये उसको सिलेक्शन कमेटी में भेजती है। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है और उनके नीचे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग और सेक्रेटरी लॉ, जो जनरली एलआर बोला जाता है आम भाषा की उसमें। शनिवार 4 अगस्त को सरकार ने ये अपॉइंटमेंट पे मोहर लगा के इसको जारी कर दिया। राजीव कुमार साहब 81 बैच के आईएएस अफसर हैं, बहुत क्लीन इमेज, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में, चीफ सेक्रेटरी के रूप में 30 जून को रिटायर हुए। दूसरे बलविंदर कुमार साहब हैं, उन्हीं के बैच के, 81 बैच के। हालांकि राजीव कुमार साहब के अगेंस्ट एक बात जाती थी कि उनको अर्बन डेवलपमेंट का बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, वो ज़्यादातर केंद्र में रहे या दूसरी मिनिस्ट्रीज में रहे। बलविंदर कुमार को इसका बहुत एक्सपीरियंस था। बलविंदर कुमार जी एलडीए के भी वाइस चेयरमैन रहे, डीडीए के भी वाइस चेयरमैन रहे और उन्होंने चेयरमैन पद के लिए भी अप्लाई किया था। उन्होंने और प्रभात कुमार जी, ये 3 नाम रनिंग में थे। चूंकि इनको अर्बन डेवलपमेंट का वो ज़्यादा था तो ऐसा कुछ लोगों का ये था कि इनका होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनके विदाई समारोह में राजीव कुमार जी में कह दिया था कि भाई इतने अच्छे अफसर को हम कहीं ना किसी न रूप में रिटेन करना चाहेंगे, तो वो उनके पक्ष में बात गई। और दूसरे मेंबर एक भानु प्रताप सिंह हुए हैं, आईपीएस अफसर हैं, डीजी विजिलेंस से रिटायर हुए। अब डीजी विजिलेंस या आईपीएस अफसर को अर्बन डेवलपमेंट का क्या एक्सपीरियंस था ये तो सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा बेहतर जानेगी। और तीसरी एक कल्पना मिश्रा जी हैं जो जुडिशियल सर्विसेज से आई हैं। लेकिन एक चीज़ आप खुद सोच लीजिए, ये जो सर्च कमेटी बनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएनटी डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किसी, मतलब आप ये खुद सोच लीजिए, ये जिन लोगों के सर्च कमेटी में जिनका नाम कर रहे हैं उनके मातहत कभी ना कभी रहे होंगे। डायरेक्ट इनसे कहीं ना कहीं मतलब रोजमर्रा के कामकाज में इनके मातहत रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत फेयर सर्च कमेटी है। उसी तरह से सिलेक्शन कमेटी में जिसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उसके चेयरपर्सन हैं, वो जुडिशियल मेंबर हैं और उनके साथ सेक्रेटरी हाउसिंग डेवलपमेंट को कर दिया गया और एक सेक्रेटरी लॉ को। सिलेक्शन कमेटी के लिए मुझे लगता है कि ये कमेटी शायद बहुत इसके पास, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा शायद ये उतना एक्सपोजर नहीं है इस पद के लिए। खैर ये तो हो चुका ऑलरेडी। अब राजीव कुमार जी बन गए चेयरमैन। पहली बात तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पे हूं कि एक तरफ सरकार कहती है कि 60 साल में सब लोग रिटायर हो जाए। हाल के दिनों में करीब 2 महीना पहले आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि जो चीफ मिनिस्टर के जो सिक्योरिटी मतलब जो एजेंसी हैं वो एक छटनी की है कि 35 साल से कम लोगों को उन्होंने हटा दिया है। और उसमें बहुत सारे पेपर्स में आया कि भाई इन लोगों के रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, तो इन लोग शायद उस तरह की ड्यूटी के लिए बहुत वो नहीं है जिसमें सिक्योरिटी की बात है। तो एक तरफ तो आप एज में कह रहे हैं कि एज के साथ रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप पूरी जगह 60 साल की उम्र में लोगों को रिटायर, पूरे देश में लोग रिटायर, 58 था वो बढ़ा के 60 किया गया। और ये मानी हुई बात है कि 60 साल का व्यक्ति जो है वो उतनी मेहनत नहीं कर सकता है जो 50 साल का व्यक्ति करेगा। खैर ये सारे जो कॉरपोरेशंस और एनजीटी और कमीशंस ये बनते हैं, इस सब जगह 65 साल की रिटायरमेंट एज होती है। और ये देखने से प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ साफ लगता है कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस के पार्किंग है जहां पे ये अपना चैन से थोड़ा रह लें। एक काम अभी
राजीव कुमार जी ने अजीब सा किया, और जिस वजह से इसको करने की जरूरत पड़ी इस शो को, इनको पद पे आए अभी 7 दिन हुए हैं। ये दिल्ली रहते हैं, मोती बाग में इनका घर है, जो एज चीफ सेक्रेटरी ये 6 महीने, रिटायर होने के 6 महीने बाद तक उसको रिटेन कर सकते थे। आज के पेपर में एक खबर निकली है, रेरा टू सेटअप बेंच इन ग्रेटर नोएडा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको बेंच लिखा है, वो बेंच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बेंच तो ट्रिब्यूनल की होती, लेकिन वो इनका एक्सटेंशन एक खोल रहे हैं। आज पेपर में खबर है कि ये जो रेरा के 4 सदस्य हैं, उसमें से 2 सदस्य अब नोएडा में बैठा करेंगे, क्योंकि नोएडा में बहुत समस्याएं हैं और नोएडा में 4000 लोग इसके लिए बहुत परेशान हैं। तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए, और उन्होंने बताया भी है कि ऑफिस कहां खुलेगा। ग्रेटर नोएडा का जो पुराना ऑफिस था वो ऑफिस खाली हो गया है, क्योंकि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो हम लोग वहां जाके बैठेंगे और 2 लोग वहां बैठा करेंगे। भाई ये तो यहां तक तो ठीक है, 60 साल के बाद किसी को पद दे दिया जाए। भाई उसने अगर किसी सरकार की अच्छी सेवा की है, सरकार के हिसाब से चला है, तो ये प्रसाद तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रसाद पिछले 70-72 साल से बट रहा है, तो एकदम से उस प्रसाद को बांटना क्यों कम कर दिया जाए। लेकिन आप खुद बताइए कि जहां पे 4 ही मेंबर हैं, वहां लखनऊ से 2 मेंबर का क्या ये उचित है कि नोएडा जाके बैठे? मैं 2 उदाहरण देके इसको क्लियर करना चाहूंगा। इनका बार बार आर्गुमेंट ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, 4000 से ज्यादा परेशान लोग हैं, तो इसलिए वो वहां जाएं। आप मुझे बताइए, आरटीआई यहां पे है, आरटीआई कमीशन यहां पे है, उसके 10 कमिश्नर हैं, उसकी ब्रांच तो वहां पे नहीं है। वहां के लोग तो यहीं चल के आते हैं, जहां पे लाखों मुकदमे हैं। और उससे बड़ा हाईकोर्ट गाजियाबाद और नोएडा के लोग वहां से चल के इलाहाबाद आते हैं, और वो कई लाखों में मुकदमे हैं। तो वहां तो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि रहने के साथ साथ घर पास रहे, दिल्ली रहे, गाजियाबाद रहे, ये मुख्य कारण है। एक और बात, अगर देखिए एक और चीज समझिए, गाजियाबाद और नोएडा का एक और डायमेंशन मैं आपको बताऊं। वहां पे जो शिक्षा का स्तर है वो करीब 85-90% के बीच है। ईस्टर्न यूपी में शिक्षा का स्तर 45 और 55% के बीच है। तो यहां के लोगों को न्याय की ज्यादा जरूरत है, उनको नहीं समझ में आता है कैसे हैंडल करें। वहां के लोग लिखे पढ़े हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा, साधन, बुद्धि सब है। तो आप उन साधन विहीन लोगों को सर्विस करने के बजाय जो साधन संपन्न हैं, उनके लिए सबको ज्यादा दर्द है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा, आपको 60 साल हो गए, चूंकि इसमें से 2 लोग दिल्ली के पास रहते हैं, तो यह हुआ कि 2 लोग वहां के बैठा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी संवेदना रखिए, लखनऊ ही बैठिए, बिना बात के इस खर्चे को मत बढ़ाइए। आप जो उसको जस्टिफाई करने की बात कह रहे हैं कि वो 2 वहां पे ग्रेटर नोएडा ने अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया और जगह खाली है। नोएडा में आपके आईएएस और आईपीएस के बहुत से घर ऐसे हैं जहां पे सरकार के या तो गेस्ट हाउस या किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ चल रहा है। जो भी किराए पे सरकार का कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है या गेस्ट हाउस चल रहा है, उसको शिफ्ट कर दीजिए ना उस ग्रेटर नोएडा वाले जगह पे। उसको क्यों नहीं शिफ्ट करके पैसा बचा रहे हैं? खैर, ये सब भ्रमित करने की बातें हैं, और राजीव कुमार जैसे ईमानदार अफसर से इस तरह की उम्मीद शायद हम लोगों को नहीं थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।